नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग तरह की वैश्विक परिस्थिति बन रही है। एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति जिसमें आर्थिक दादागिरी ज्यादा दिखाई दे रही है। पहले भी ऐसे हालात थे, लेकिन वो हालात अब सार्वजनिक तौर पर परिलक्षित होने लगे हैं। टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। चाहे अमेरिका के पड़ोसी देशों के साथ संबंध हो, चाहे वो संबंध किसी दूसरे देश के साथ हो, मसलन भारत। कल भारत में भी कल वहां की संसद में भारत के ऊपर भी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो टैरिफ का मतलब यही होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क, अब वो 100% कर दिया जाएगा और अप्रैल महीने से ही किया जाएगा। इसका सार्वजनिक ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी कानूनों के तहत राष्ट्रपति को जो आर्थिक आपातकाल कुछ मसलों को लेकर घोषित करने का अधिकार है, और वो घोषित करने के बाद जो अधिकार मिल जाते हैं, वो काम तो ट्रंप साहब पहले ही कर चुके हैं, आते आते कर चुके हैं। और उसी के तहत चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाहे दुनिया का कोई और देश, कभी वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की तरफ संदेश देते हैं, तो कभी यूरोपीय संघ के साथ सीधे सीधे उनकी टकराहट दिखती है। कभी वो नाटो के ऊपर जो यूएस का मैंडेटरी 20% खर्चा है वो कम करने की बात करते हैं, तो कभी जेलेंस्की के साथ आपने, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ आपने देखा कि किस तरह की फुटेज वायरल की गई। और अब निशाने पर भारत है, जबकि इसी देश में सत्ता के करीबियों ने, दक्षिणपंथी विचारधारा से ओत प्रोत लोगों ने, अगली बार ट्रंप सरकार के नारे से ओतप्रोत लोगों ने हवन तक किए थे कि ट्रंप जीत कर आए। तो क्या मिला, वो देखने को मिल रहा है। महंगाई भी बढ़ेगी, कृषि से लेकर के सर्विस सेक्टर और औद्योगिक सेक्टर तक हालात प्रतिकूल होते चले जाएंगे। $700 बिलियन का लॉस अभी से बताया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही लॉस होगा? चलते हैं इन सब पर चर्चा करने के लिए जाने माने किसान नेता और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर बेहद पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर सुनीलम जी के पास। सुनीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी। सबसे पहले नमस्कार। ट्रंप ट्रंप साहब की परिस्थितियों पर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है इन सब परिस्थितियों पर। एक तरफ उन्होंने जूरी के जो WTO में जहां जो एक ऐसे एपिलेट के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है, एक अर्ध न्यायिक संस्था जैसी भूमिका वहां पर निभाई जाती है। वहां 2019 में ट्रंप प्रशासन ने ही 2 जजों की नियुक्ति नहीं होने दी, और बाइडेन ने भी नियुक्ति नहीं होने दी, और उसके बाद कहें तो वहां सुनवाई का कोई मैकेनिज्म ही नहीं बचा है। जबकि ज्यादातर देश, WTO के 166 देशों में ज्यादातर देश इसलिए वहां सदस्य बने थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कुछ अनिवार्य चेक एंड बैलेंस टाइप नियमों को लागू करवा सके। अब वो मैकेनिज्म भी करीब करीब ठप है, और इन सब के बीच टैरिफ के बोझ तले पूरी दुनिया को दबाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप भारत के लिए और बाकी दुनिया के लिए? अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी असल में जब उन्होंने चुनाव जीत लिया, उसके बाद में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए उससे ये चलता है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस नतीजे पे पहुंच गया है कि जो एलपीजी की पॉलिसी उसने पूरी दुनिया के अंदर उसको प्रचारित किया था और दुनिया की समस्याओं के हल के तौर पर प्रचारित प्रसारित किया था, जी उसके अंदर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई। और जी इसलिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना, हर तरीके से जिनको हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उन सबको खत्म करना वो अमेरिका का लक्ष्य बन गया है। जी वो जहां जहां कहीं पर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो लोग मदद करते थे, वो सबको उन्होंने उसकी ग्रांट बंद करने का फैसला किया है। हम्म अब जो टैरिफ वाला सवाल है, उसके हम्म ऊपर जब वो ये बोलते हैं कि अमेरिका के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा टैरिफ अमेरिकी गुड्स के ऊपर लगाने का काम किया है, तो ये आज तो किया नहीं है। हम्म ट्रंप के आने के बाद तो किसी ने किया नहीं है। ट्रंप जब जी पिछली बार थे
तब भी ये ऐसा ही था। उसके बाद तो लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हो। बाइडन के कार्यकाल में अगर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते और वो ये कहते कि मैं उसकी रिव्यू करने की जरूरत है, तो ऐसा तो है नहीं। ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर बनाने की दृष्टि से सब कुछ काम किया गया, क्योंकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, सभी यहाँ हम स्टेक आपको होल्डर रोकना के साथ चाहेंगे, में बातचीत यहाँ रोकना करके चाहेंगे सब कुछ तय होता है। जी नीलम जी, बोले। यहाँ हम जी रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे कि आपको मैंने रोका। नहीं नहीं बोले। दरअसल जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, वो अपने उद्योगों, अपनी कृषि, अपने सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर के लिए उस संरक्षणवाद की नीति पर, डंपिंग से बचने के लिए बाहर से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ रेट थोड़ी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। नहीं तो बाहर का सामान एक तरह से वहां के मार्केट में कहे तो ठूस दिया जाएगा, और फिर वहां के उद्योग धंधे और कृषि बाकी सब चीजें प्रभावित होने लगेंगी। लेकिन अब विकसित देश अमेरिका ऐसा करने पर उतारू हो रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो $74 अरब का ये निर्यात मसला तो भारत साफ ने है किया है। कि ये जो पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी ही गलत थी, और इसलिए हम्म, उन्हें एक तरीके से मल्टीलैटरलिज्म से ही विड्रॉ करना पड़ रहा है। अब वो बायलैटरल की जी। तरफ जा रहे हैं। और ये पूरे केवल अमेरिका नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके का डेवलपमेंट हुआ हम्म, है। ये बताता ये है कि वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की पॉलिसी को जो बनाने वाले इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, जिनका हम्म, जो पूरा दर्शन था वो फ्री मार्केट के हम्म, ऊपर एक आधारित था। वो पूरी हम्म, थीसिस, जिसे हम लोग कहते जी। हैं पूंजीवाद की जो पूरी थीसिस थी, उसका जो आधार हम्म, था वो फ्री मार्केट था। और उसका जी। आधार ये था कि जितने भी बैरियर्स हैं, जो हम्म, है ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। ये जो पूरा का पूरा सोच था। बाद में सबको ये समझ में आया कि मार्केट के रेगुलेशन के बिना काम नहीं चल सकता। सब कुछ मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम्म, मार्केट केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है। उसके कोई हम्म, सोशल कमिटमेंट नहीं होते हैं। और किसी भी सरकार को चलाने के लिए या किसी भी समाज की ये आवश्यकता होती है कि वहां हम्म, पर वेलफेयर स्टेट काम करे। और इसलिए ये जी। जरूरी है कि आप अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपने लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए, हम्म, आप अपने लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए आप सोचें। और हम्म, इसीलिए डब्ल्यूटीओ के अंदर जो जो प्रोविजंस किए गए थे, उन्हीं प्रोविजंस के तहत ही ये टैरिफ्स लगाने का काम किया गया था, जिसका हम्म, मकसद था कि जो देश दुनिया की मार्केट में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम्म, पूरी दुनिया में यूरोप या अमेरिका की मार्केट को उपलब्ध कराना। ये म्यूचुअल जी। एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ था। अब हम्म, वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया। मतलब आपने ही जी। इस बात को, इस फिलॉसफी को, इस सोच को, इकोनॉमिक दर्शन को आपने पूरी दुनिया पे थोप पा, और अब हम्म, आप खुद ही विड्रॉ कर गए हैं। और ये भी बात इससे साफ हो गई है कि अमेरिका कितनी बुरी हालत में है। ये एक बड़ा जी। सवाल है, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है। अमेरिका की हम्म, कंपनियों ने पूरी दुनिया को लूटने का काम किया है। और हम्म, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पूंजी उनके पास है। पूरी दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पूरी, हम लोग ग्लोबल साउथ वाले जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि एक हम्म, बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है, या पूरी जी। दुनिया के जो रॉ मटेरियल है वो उनके पास पहुंचा। दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो उनके पास में पहुंचे। पूरी दुनिया की जो पूंजी है वो वहां उनके जो कॉरपोरेशंस हैं उनके पास हुई। इसके बावजूद भी वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और डिलीवर नहीं कर पाए हैं का मतलब ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई गरीबी रेखा का मामला, गरीबों का मामला हम्म, तो हमारे देश या गरीब देशों के साथ या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जुड़ा है। लेकिन हम्म, वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। मतलब बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों को, अमेरिकन को, दोनों वक्त का सम्मान पूर्वक भोजन नहीं मिल रहा है। लोग, जी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट मोदी जी करते थे। अब वो अमेरिका हम्म, फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी जी। ये बताया गया था कि हम एक गोल्डन एज लेकर के आ गए हैं, अच्छे है दिन ना। में। उसी तरीके से वो बता रहे हैं कि मैं अमेरिका की हम्म, गोल्डन एज आया है। ये लोगों को ठगने का केवल काम है। और आप एक जिस सवाल इसमें तरीके ये से वो उठता है। बिहेव कर रहे जी। हैं, अभिषेक जी, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता।
ये वाली बात एकदम जी साफ हो गई है कि तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही पागलपन के साथ में भरा हुआ व्यक्ति है, जो किसी भी दिन कभी भी कोई भी निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के ऊपर टिकता नहीं है। आखिरकार जी। पिछली बार जो ट्रंप का कार्यकाल था, उसके हम्म, सभी निर्णयों को आपने बदलने का काम किया है। तो आप तो खुद अपने ही निर्णय को बार-बार बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो निर्णय लगाए हैं, कल वही निर्णय पे आप टिकोगे, इसकी भी गारंटी किसी के पास में नहीं है। दुनिया के जी अंदर इस तरीके सुनीलम जी। से नीतियाँ नहीं चलती हैं, ना बनाई जी जाती हैं, ना ही ऐसे शासन चलते हैं। जी। जी सुनीलम जी, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का दावा है कि एग्रो प्रोडक्ट्स पर, कृषि उत्पादों पर अमेरिका 5% टैरिफ लगाता है, भारत 39%, 39% टैरिफ लगाता है। अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर इंडिया 110% टैरिफ लगाता, 100% टैरिफ लगाता है, और वो कहते हैं कि हमारा टैरिफ 2.4% है। ये उनका दावा है। सीधी सी बात है कि इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर संरक्षणवाद जरूरी है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी किस तरह से किसान आंदोलन हुआ, साइलोज बन गए थे पंजाब हरियाणा में। तो संरक्षणवाद की जरूरत यहाँ दोनों तरफ से है एग्रीकल्चर को। वही दूसरी नहीं, तरफ मुझे नहीं अभी तो पता कि सबसे बड़ा अब अभी अभी सवाल तो आधा है। जी, सुनीलम जी। जी, सवाल अभी आधा और बचा हुआ है। क्योंकि अब पूरी तरह से ये ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि हमारे 4 शहर, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और एनसीआर का नोएडा, गुड़गांव का एरिया, तकरीबन 40 लाख की वर्क फोर्स आईटी में लगी हुई है, जो तकरीबन 13 लाख करोड़ का सालाना निर्यात अमेरिका को करता है। पूरी दुनिया को करता है, इसका लायन शेयर अमेरिका को जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ बैरियर का नुकसान इस देश के आईटी उद्योग को यदि होता है, मैं नहीं जानता होता है या होगा या नहीं होगा, लेकिन यदि होता है तो इतना तो तय मानिए कि हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और ये गुड़गांव, नोएडा जैसे शहर जो आईटी की बुनियाद पर बसे हैं, एक बड़े वर्कफोर्स को यहाँ पर उनकी वजह से बसा हुआ है, रियल एस्टेट का कारोबार यहाँ उनके बूते चल रहा है। ये पूरा का पूरा साइकिल ही चरमरा जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। क्या लगता है आपको? जब जब ये खतरा जब दिखलाई पड़ रहा है, तो मुख्य बात ये है कि हमारे 56 इंच के सीने वाले क्या कर रहे हैं? वहां हम्म, पर जाकर के जेलेंस्की जो है, वो तो कम से कम चुनौती देते हैं, वो तो बात करते हैं। हमारी तो जो हम्म, है प्रधानमंत्री की घिघी बंधी रहती है। वो हम्म, वहां पर जाकर के तो मतलब उनके मुंह में दही जम जाता है। यहीं पर पूरा दहाड़ हम्म, दहाड़ के बोलते हैं और यहाँ पर हम्म, शेरों के बच्चों को दूध पिलाने चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जी, जाके उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो सवाल ये हम्म, है कि नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना, ये किसकी हम्म, जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की जी, जिम्मेदारी है। ये मूल तौर पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, और इसके हम्म, लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। वो हम्म, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर साबित हुए हैं। जेलेंस्की जैसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से यूरोप पे डिपेंडेंट है, उससे भी ज्यादा कमजोर ये साबित हम्म, हुए हैं। और अगर ऐसा जो बात आप बता रहे हैं कि इन तीनों शहरों के ऊपर या आईटी सेक्टर या तमाम सारे सेक्टर, वो तो कह ही रहे ना, वो क्या बोल रहे हैं? हम्म, वो ये बोल रहे हैं कि ये सब जो सामान आता है बाहर से, ये गंदा है ना? जी, ये जो है एक तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम्म, उसके अंदर जो है उन मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भी कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नहीं हम्म, आ रहे हैं। तो वो अपने जी, प्रोडक्ट जो है, अमेरिका के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, अब आप समझिए, हम्म, उनका जी, पूरा ये आर्म ट्विस्टिंग का मामला है। और अगर ये आर्म ट्विस्टिंग चलती है, अगर केवल और केवल डेयरी के अंदर अगर हम्म, अमेरिका की डेयरीज के से दूध आता है, तो वो दूध हमारे यहाँ सरीका फटेगा नहीं, वो दूध 3 हम्म, महीने चलेगा। हमारा जो है हम्म, 2-3 दिन के अंदर खराब हो जाता है, उसकी हम्म, वैल्यू बहुत कम होगी। तो कुल मिलाकर के हमारे जो पशुपालक हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, वो पूरी हम्म, तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। भारत की एग्रीकल्चर, भारत की एग्रो इकोनॉमी जो है, मैं जैसे जहाँ बैठा हम्म, हुआ हूँ, मुल्ताई से हूँ, यहाँ पर हम्म, जमीन अच्छी नहीं है, लेकिन हर आदमी के जी, पास दो चार जानवर हैं, तो उसका हम्म, हाथ खर्चा उससे निकलता रहता है। हमारे यहाँ हम्म, पर डेयरी का बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा है, जो इकोनॉमी को, किसानों की हम्म, इकोनॉमी को बनाने का काम करता है, वो सब बर्बाद हो हम्म, जाएगा। ऐसे इसी तरीके से हैचरीज जो हैं, पूरा का पूरा जो जी, अंडे वाला जिसे कारोबार कहते हैं, हम्म, चिकन का जो जी, कारोबार कहते हम्म, हैं, वो भी वहां से आने वाला है। उसके अंदर भी टैरिफ खत्म हम्म, करने की बात की जा रही है। तो पूरा का पूरा जी, वो सेक्टर भी खत्म हो जाएगा हमारे पास में। तो आप हम्म, ये सोचिए,
हमारे जो सेक्टर्स को बचाने का काम कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा। आपको मालूम है, आप तो उस जमाने के साक्षी रहे हैं जब कि हम लोगों ने गैट को लेकर के लड़ना शुरू किया, डब्ल्यूटीओ जब बना तब लड़ना शुरू किया, तब तो हम और लोग उस स्कूल में समय थे जो सर, है मतलब हम लोग स्कूल में ग्रीन थे, बॉक्स, लेकिन ब्लू हाँ, बॉक्स, जी, पढ़ा ये ठीक से छोटे है थे कमीशन आप, की लेकिन तैयारी के आपको दरमियान। मालूम होगा। जी हाँ, जी। है ना, हम याददाश्त लोगों के ने अंदर आपको 2010 के होगा। बाद जब कमीशन की जी, तैयारी जी। की तो पढ़ा इन सब चीजों को। जी, जी, आपने जी पढ़ा, तो आपको समझ जी में आया होगा कि इन सवालों को लेकर जी। के कितनी सजग थी सरकार। लेकिन अब हमारी सरकार असल में इसका इंटरेस्ट जो है, इसका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है। इसका इंटरेस्ट जी ये है कि अधिक से अधिक लाभ हम अडानी अंबानी को दिलाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि उसका असर क्या पड़ा है। असर ये पड़ा है कि हमारे पूरी इकोनॉमी का जो 10% है, मतलब 57% है, वो 10% लोगों के पास में सेंट्रलाइज कर गया जी। है। दुनिया के अंदर भी इसी तरीके का हो रहा है। इस तरीके की स्थिति अगर बनती है तो दुनिया में गैर बराबरी बढ़ने से ये बात तय है कि कुछ लोग अगर भूखे मरने की कगार पर पहुंचते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो 80 करोड़ लोगों को 1 और 2 रुपए किलो का अनाज देने के लिए सरकारों को मजबूर नहीं होना पड़ता। महिलाओं जी। को यहाँ 1000-1200 सुनीलम रुपए जी, देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। ये आपकी सुनीलम जी स्थिति यही बात बताता है। है। ये इकोनॉमिक सुनीलम जी। स्टेटा बताता है कि समाज में जी। लोग कितने ज्यादा पॉपुलाइजेशन है, कितनी ज्यादा गरीबी है कि उनको हम्म 1200 रुपए देना या 1 या 2 रुपए किलो का अनाज देना, ये हम्म स्टेट की मजबूरी बन गई है। तो आपको अपनी इकोनॉमी अगर आपको सुधारनी है, तो इकोनॉमी के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर अगर आपको सुधारनी है, हम्म। तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं, जो यही इसी आज सवाल है, पर हम आ रहे हैं। आप जी, 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 बोलिए। इसी सवाल पर हमारे, आपने जो कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, मुझे याद है कि यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के टाइम 2004 से 8 के दरमियान सिक्स पे कमीशन भी आया, प्राइवेट सेक्टर में भी बूम आया, और लेफ्ट पार्टियों की बड़ी भूमिका थी मनरेगा से लेकर और सिक्स पे कमीशन, आरटीआई, इन तमाम चीजों में, मतलब मांग जनरेट करने में, डिमांड जनरेट करने में एक बड़ी भूमिका थी। और उस दौर में आपको याद होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और एक कैंडिडेट महोदय वहां कह रहे थे, वहां एक बफेलो शहर है जिसे माना जाता है कि आईटी का गढ़ है, बफेलो की नौकरियां बेंगलोर खा जाता है। और विरोध हुआ, उस विरोध के सामने अमेरिका की सिविल सोसाइटी भी आपके समर्थन में आ गई काफी हद तक, और ये मामला ठंडा पड़ गया। बड़ी चिंताएं थी लोगों की। लेकिन आज तो चिंता की बात छोड़ दीजिए, आज तो कोई दोहा वार्ता डब्ल्यूटीओ में होती ही नहीं है। आज तो कोई रियो वार्ता की चर्चा ही नहीं होती, कोई नहीं चर्चा करता। आज कोई सिएटल का या कानकुन का सम्मेलन आपने सुना है कि डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन कब आया कब बीत गया? लोगों को पता भी नहीं है, और वार्ताएं टूटी वहां पर। क्योंकि वहां विकसित देश और विकासशील देशों के हित टकराते थे, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता टूटने का काफी हद तक स्कोप होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यूटीओ लोकतांत्रिक तरीके से बना, ये थोपने के लिए बना था विकासशील देशों के ऊपर, लेकिन विकासशील देश अड़े रहते थे। अब जो स्थितियां दिखाई दे रही है, यूरोपियन यूनियन अलग परेशान, इंडिया अलग परेशान, चीन ने तो सीधे सीधे चुनौती ही दे दी है कि कोई भी वॉर हो, ट्रेड वॉर हो, टैरिफ वॉर हो, या कोई भी अलग तरह का वॉर हो, वो तैयार है इसके लिए। सब कुछ पूरी दुनिया में चल रहा है। क्या लगता है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर भी इसके साथ पूरी तरह से तहस नहस होने के कगार पर आ गया है? आप देखिए ना, हमारे जो सबसे अभी जो भाषण दिया कांग्रेस के अंदर, जो उन्होंने भाषण दिया, पहला हम्म भाषण दिया, उसमें सबसे ज्यादा समय उन्होंने 9 मिनट का समय जो लगाया वो इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाया। अब ये इमिग्रेंट्स हम्म कौन है? ये इमिग्रेंट्स वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में वो लोग अपना देश छोड़ करके अमेरिका जाने को वो मजबूर हुए हैं। उनके देश में हम्म रोजगार नहीं है। उनके देश में रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने जिस तरीके की पॉलिसीज को लागू कराने का काम किया, उससे पूरी दुनिया की कंपनियों ने वहां पर जाकर के उनके मार्केट पे कब्जा कर लिया। वहां की हम्म। जो कंपनियां थी वो कॉम्पीट नहीं कर पाई। वहां पर जी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैल गई। बड़े पैमाने पर जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा दौर हम्म चला, इसलिए बेरोजगारी बनी। अब वो लोग वहां पहुंच गए। अब उनको अपमानित करके आप जो है उनको बेड़ियां हथकड़ियां लगा करके आप हम्म भेजने का काम कर रहे हो। आपको मालूम है, मतलब जो है किशन पटनायक जी ने कहा था, कॉलोनी इंटरनल के अंदर कॉलोनी, है ना, इंटरनल हम्म कॉलोनी, है ना, ये हम्म जो बात कही थी, तो क्या होता है,
जो गांव का आदमी है वो शहर में जाता है। क्यों जाता है शहर में? रोजगार की तलाश में जाता है। और जो लोगों को जी। लगता है कि हमारे को बेहतर रोजगार की जरूरत है या यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो देश से विदेश जाने का काम करते हैं। तो ये जो पूरा एक मसला था, आप अगर इसके ऊपर रोक लगाने का काम कर रहे हो, एक तरफ आप जिसे श्रम शक्ति कहते हैं उसकी आवाजाही पर पूरी दुनिया में रोक लगाते हो और आयरन कर्टेन बचा देते हो, और आप ये कहते हो कि अब तो कोई 55 करोड़ रुपया देगा तो वहां का हमारा नागरिक बन सकता है। और जो लोग अपनी मेरिट के ऊपर जाते थे या जो वहां की मार्केट की डिमांड के आधार पर जाते थे, अब वो नहीं जा सकेंगे। तो पूरी तरीके से जो पूरी दुनिया अभी जिस आधार के ऊपर जो आपसी ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो थे उसको भी पलटने का काम, जो नियम कानून मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थे उसको भी पलटने का काम जो सब कुछ किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ट्रम्पोनिक्स जिसे कहा जाए, वो जिस किस्म की नई इकोनॉमिक्स की जो बात वो कर रहे हैं, ये बहुत पूरी दुनिया के अंदर उथल-पुथल पैदा करेगी। ट्रेड वॉर तो करेगी ही, और इसको आगे जो है इससे हिंसा भी पैदा होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आपने तो पूरा काम क्या किया? अमेरिकियों ने पूरी दुनिया के संसाधनों को लूटने का काम किया। आपने इराक के ऊपर हमला किया, आपने बताया कि केमिकल वहां पर वेपन्स हैं, वो आज तक प्रूव नहीं हो पाया, आपने वहां पर किया। आपने जो है अफगानिस्तान के अंदर किया, आप यहाँ पर यूक्रेन के अंदर आप मिनरल्स की ही डील कर रहे थे ना, और मिनरल्स की डील के अंदर मतलब ये है कि आप बंतर बांट कर लो, कुछ ले जाए अमेरिका और कुछ ले जाए रूस, और यूक्रेन के लोग जो है वो गुलामी की जिंदगी जिए, और उनका जो भी हेड ऑफ द स्टेट रहे वो अमेरिका का गुलाम रहे। यही सब है ना। तो आप तो दुनिया के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हो। आपने सीरिया के अंदर यही किया। सीरिया के अंदर तो आप तो मतलब पूरी दुनिया में जिस तरीके से पर्यावरण का बड़ा संकट बढ़ गया था, और ये हो गया था कि ये जो कोल बेस्ड जो भी थर्मल पावर स्टेशन हैं इसको पूरी दुनिया में बंद किया जा रहा था, आपने उसको फिर से आपने चालू करने का कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्यों आप अपना बचा करके रखना चाहते हो? आप पूरी दुनिया में जो सोलर जो एक बढ़ रहा था, अब आपने सोलर के ऊपर भी रोक लगाई क्योंकि अब कोल चलेगा। अब आपके पास में दुनिया के तमाम सारे तेल भंडारों के ऊपर आपका कब्जा है। अब आप कह रहे हैं कि हम तो पनामा भी हमारे हाथ में लेंगे, हम तो जो है ग्रीनलैंड भी हम अपने वेनेजुएला हाथ में के साथ लेने का देखिए काम क्या है, करेंगे। भविष्य में तो भी सबसे हम जो ज्यादा है वेनेजुएला की कनाडा, चिंता है। जी, हम कनाडा जो है उसको भी अपना फिर क्या 51st स्टेट बनाने का काम करेंगे। तो एक पागलपन सवार है। तो पागल एक और जो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मालूम है शेर को सवा शेर मिलता ही है। लेकिन इस सब के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो सबसे जो है वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड और वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वो साबित हो रहा है। और 142 करोड़ लोगों की मार्केट कह लो, इतनी बड़ी आबादी होने के इसी बावजूद पर सुनीलम जी, आप तो किसी से भी पंजा लड़ा इसी पर सकते हो। आप तो किसी सुनीलम के जी, साथ भी ट्रेड वॉर को जीतने का आपके पास में हैसियत नहीं है, लेकिन सुनीलम आपके जी, पास में इसी सवाल कॉन्फिडेंस ही पर, नहीं है। नहीं जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल है जिस पर हम आ रहे हैं। दो डेटा हाल ही में आए हैं। एक सर्वे आया है जिसमें यह कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि भारत के 142 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोगों की स्थिति यह है कि वो दाल रोटी से ऊपर उनके पास खर्च करने के पैसे नहीं है। दूसरा, एक और रिपोर्ट पिछले 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं और चर्चा भी कई बार कर चुके हैं उस पर। वो ये कहती है कि इस देश में 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले लोगों की तादाद 4 लाख से भी कम है। 1% लोग इस देश में ऐसे हैं, ओनली 1% लोग जिनके पास देश में 40.1% संपदा इकट्ठी हो चुकी है। और वहीं इस देश में जो बॉटम 50% लोग हैं वो 6.4% संपदा पर जीवित है। इस देश की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी 6.4% है, जबकि अगर हम 1961 से तुलना करते हैं तो उनकी हिस्सेदारी 29% थी, 29% थी बॉटम 50% लोगों की। अब ये स्थिति आ गई है, यानी आर्थिक विषमता बढ़ी है, रीजनल इंबैलेंस बढ़ा है, इकोनॉमिक इंबैलेंस बढ़ा है, सोशल इंबैलेंस बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। और जब इस देश में इतना बड़ा गैप, इनकम डिस्टेंस कहें तो पैदा होता जा रहा है, उस देश पर यदि ये टैरिफ की मार पड़ती है
तो आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय का भारत, अमृतकाल का पहला दशक किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, भारत की तस्वीर? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है कि जो कहा जाता था ना कि गरीबों को हमने इतने करोड़ गरीबों को उठा दिया, तो हम्म। एक एक सरकार के कदम से गरीब जो हैं उनका जीवन और भी ज्यादा दूभर होता चला जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा हम्म। लोग गरीबी रेखा के नीचे आते चले जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लोगों की हम्म। परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है। जो लोग पहले रोजगार में थे वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा कि एक एक जगह पर जहां पर 100, 500, 1000 लोगों के जब निकलते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पर बहुत बड़ी पैमाने पर 50,000, लाख, 2 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो बेरोजगारों की फौज है, फिलहाल तो इनने उन्हें जो है लगा रखा है कि भाई जो है कुंभ के अंदर डुबकी लगाओ, अभी जो है तलाश करो कि भाई किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। लेकिन ये बहुत हम्म। ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। नहीं। ये हम्म। आत्मघाती साबित होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि हम्म। वो एकदम स्पेसिफिक तौर पर गांधी जी ने जो जंतर दिया था कि कोई फैसला करो तो ये देखो कि अंतिम आदमी के चेहरे पर उससे मुस्कान आएगी या नहीं आएगी, उसकी जीवन हम्म। में खुशी या बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इनका हर फैसला अडानी अंबानी को केंद्रित करके किया जाता है, और इसीलिए ये जहां पर भी जाते हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एंश्योर हम्म। करके ये आने का काम करते हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें हम्म। 142 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है। इन्हें लगता है कि उनको 1 और 2 रुपए किलो का राशन दे करके या छोटा मोटा जो है 1000, 2000 रुपया दे करके जो है हम अपना गुलाम बना करके रख सकते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति जो जो बिगड़ती चली जाएगी, त्यों त्यों जो है सरकार के खिलाफ में असंतोष बढ़ेगा। फिर चाहे जितना भी चारों एजेंसीज कोशिश करें, फिर चाहे जितना भी चुनाव आयोग मैनिपुलेशन करने का हम्म। काम करे, ये सब कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। और इसीलिए हमें तो ये अपील करनी चाहिए, या हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि भाई आपके पास में 142 करोड़ लोगों की जिसे कहते हैं बैकिंग है, आप उस देश हम्म। के प्रधानमंत्री हो, आपके पास में इकोनॉमिक तौर पर इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, इतने बड़े आपके पास में संसाधन हैं, और पूरी हम्म। दुनिया के अंदर जो बेस्ट माइंड्स हैं वो इंडियन माइंड्स हैं। लेकिन आप अगर समर्पण कर दोगे, आप अगर मुकाबला करने की स्थिति में आप नहीं रहोगे, तो आने वाला समय बहुत अंधकारमय होगा, और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मतलब नरेंद्र मोदी इसके लिए हम्म। जिम्मेदार होंगे। वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम्म। माफ करिएगा वहां पर भी गरीब बढ़ रहे हैं, वहां पर भी भुखमरी जैसी स्थिति वहां पर बन रही है। वो भी लोगों हम्म। को गोल्डन एज जो दिखा रहे हैं कि जो हम्म। लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण से परेशान हो जाएंगे, उन लोगों के लिए जब पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 200-300 द्वीप जो है वो डूब जाएंगे, मालदीव्स पूरी हम्म। तरीके से खत्म हो जाएगा, शहरों हम्म। में लोगों का रहना असंभव हो जाएगा, तो भाई जो बड़े रईस लोग होंगे उनको या तो मार्स पे ले जाएंगे, किसी दूसरे ग्रह में ले जाएंगे, या उनके लिए हम्म। ग्रीनलैंड के अंदर उसका इंतजाम करने का काम करेंगे। तो हम्म। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में यहाँ का एक आम भारतीय नहीं है, उसी हम्म। तरीके से ट्रंप की जो भी पॉलिसी वो बना रहे हैं, जो भी वो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें आम अमेरिकी को लाभ होने वाला नहीं है। और वो हम्म। एक तरीके से आप देखिएगा, वो भी सड़कों पे उतरेगा, वो भी इसमें जबरदस्त प्रतिक्रिया देने का काम करेगा। हम्म। जो सपना दिखाने का काम अभी जो किया जा रहा है, उससे कुछ समय लोग प्रभावित हो सकते हैं, हम्म। लेकिन बाद में आपको सड़कों के ऊपर हैंगओवर लोग उतरेगा। ट्रंप के खिलाफ दिखलाई पड़ेंगे। जी। जी। ये हैंगओवर जो कैपिटलिस्ट अप्रोच का है किसी भी सरकार का, वो उतरेगा। और कैपिटलिस्ट अप्रोच, पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी सोच हमेशा सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ करके आती है ज्यादातर देशों में, और कहीं अधिनायकवाद का चोला ओढ़ करके आती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन चिंता तो हमारी, सुनीलम जी की, हमारे दर्शकों की यही है कि इस देश का कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और इस देश में 90 के बाद जो चमक दमक दिखलाई गई, और वाकई वहां हमारे देश के नौजवान बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसे शहर
12-13 लाख करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट, 90-95% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया करता है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उसका क्या होगा अगर वहां थोड़ा भी असर पड़ा? तो कृषि से भी ज्यादा संवेदनशील वो सेक्टर है। पूरी इस देश की, यूं कहें कि जवान पीढ़ी, जिसके बूते हिंदुस्तान की चमक को दिखलाया जाता है, वो एक झटके में सड़क पर आकर खड़ी हो सकती है। ये बड़ा सवाल है जिस पर लोगों को सोचना होगा। जिस नीलम जी, संक्षेप में कुछ आप कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो केवल आपसे इतना कह रहा था कि आप स्थिति देखिए ना। स्थिति ये है हम्म। कि किसान अगर एमएसपी की गारंटी मांग रहा है तो आपको मालूम है हम्म। कि कल से जो कुछ है सब किसान नेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है ना। हम्म। मतलब वो सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि भाजपा के खिलाफ में जीत करके आई है, वो हम्म। सरकार किसान नेताओं को मतलब उसने जेल के अंदर डालने का काम किया है। अब आप समझिए कितना बड़ा हम्म। प्रेशर काम कर रहा होगा मोदी सरकार का, कि अपनी सरकार अगर चलानी है तो हमारे हिसाब से इन किसानों की, इस किसान आंदोलन का रिप्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं वो कॉरपोरेशंस के पक्ष में, और उसी के पक्ष में आपको मालूम है कि नई कृषि बाजार नीति, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेकर के आ गए हैं, जिसमें फिर जी। संविदा खेती का इंतजाम है, जिसके अंदर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट में सौंपने का इंतजाम है, जिसके अंदर हम्म। मंडी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का पूरा इंतजाम है। और क्योंकि हम्म। किसान आंदोलन ये आवाज उठा रहा है, तो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी कुचल रहे हैं। और मैं तो इन हम्म। दिनों सिंगरौली जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं अडानी का नंगा नाच। मतलब जहां चाहे वहां कोयला डंप कर दें, आदिवासी की हम्म। जमीन है, उसको एक पैसा देना नहीं है। और अगर उसे नौकरी करनी है तो उससे कहते हैं कि अपनी जमीन लिख दो, आप दस्तखत कर जाओ, हम्म। तब 300 रुपए की दिन की नौकरी मिलेगी। ये मैं अभी होके आया हूं। पूरे के पूरे इलाके के अंदर जो आदिवासी 300-300 साल से वहां पर थे, उनको, उनके घरों को तोड़ दिया गया। मैं जब गया तो मैं 70 घर ऐसे टूट के देख के आया। लोग हाई कोर्ट हम्म। से स्टे लेकर के आ गए, इसके बावजूद भी जो है उसको तोड़ने का काम हुआ। पूरा का पूरा मतलब रेलवे का जो हम्म। वहां पर एक कोल का डंप यार्ड है, वहां पर भी हम्म। मैंने यही देखा। पूरे के पूरे हम्म। आदिवासियों की जमीनों को जबरदस्ती हड़पने का काम किया जा रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी हम्म। जो है अडानी के जो वहां पर बड़े बड़े हाईवास चलते हैं, मतलब हजारों ट्रक हैं, और वो सब रोडों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। आम आदमी चल नहीं सकता। 2 लोग हम्म। कुचल गए वहां पर। एक यादव परिवार था, एक जो है प्रजापति परिवार था। मैं उन लोगों के हम्म। घर पे गया, श्रद्धांजलि देने गया, और जब मैं लौट के आया तो पता चला कि उनके परिवार के 15-20 रिश्तेदारों सहित जो कुचल गए थे, जिनको मुआवजा देने की बात थी, जिनको नौकरी देने की बात थी, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, हम्म। है ना। और मतलब आप जी। समझिए कि मतलब तो पूरी तरीके से ये जो पूरी एक गुंडाई के साथ में कॉरपोरेट टेक ओवर चल रहा है, स्टेट के संरक्षण में चल रहा है, ये हम्म। बहुत बड़ा खतरा है। तो पूरा जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और जो नेशनल कॉरपोरेशंस है अडानी अंबानी के, ये पूरी तरीके से हैंड इन ग्लोव हैं। और हम्म। लोगों को ट्रंप का जो खतरा है, वो उस खतरे को कॉरपोरेट ऑनस्लॉट के खतरे के तौर पर उनको देखना पड़ेगा। ये जो पागलपन है या जो ये दौरा है, ये कॉरपोरेट की मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से इसे हम्म। जो है इसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस आपको दिखलाई दे रहे हैं, जो कि निकल रहे हैं। जो है ट्रंप जी। साहब के मुंह से 75 ऑर्डर्स, वो उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो निकाल चुके हैं। ऐसा लगता है हम्म। कि अमेरिका में कोई डेमोक्रेसी नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं जी। कोई एक सुनीलम तरीके जी, से समय रोक कम है टोक थोड़ा। अंकुश उन्हें दिखलाई नहीं पड़ सुनीलम जी। रहा है। जी। 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 समय कम है, माफी चाहेंगे। दरअसल बिल्कुल सही बात आपने कही कि ट्रंप की पॉलिसी ने इस देश के नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को और ज्यादा बुरी परिस्थितियों में धकेलने का फैसला किया है। लेकिन इसका असर भारत पर ही नहीं है, अंततः ये अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन को घेरने की कोशिश, चाइना को घेरने की कोशिश, जेलेंस्की को घेरने की कोशिश, कनाडा मैक्सिको को घेरने की कोशिश, लैटिन अमेरिकी देशों पर तो अपने टैरिफ को थोपने की कोशिश, पूरी तरह से ग्लोबल ऑर्डर जिस प्रकार से चरमराने जा रहा है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा देश भी शायद इस हालात में नहीं होगा जहां अमेरिका अपनी दादागिरी कर सके। दादागिरी को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नहीं होंगे और दादागिरी को झेलने वाली जमात भी खत्म हो जाएगी।
फिर दादागिरी किसके ऊपर? अमेरिका खुद उस दुष्चक्र में फंसने जा रहा है और भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार शायद इन तमाम खतरों से ऐसा लग रहा है कि अनभिज्ञ है। पीयूष गोयल भेजे गए हैं, जैसे जयशंकर भेजे गए थे। जयशंकर साहब गए आए विदेश मंत्री, अब पीयूष गोयल भेजे गए हैं। हो सकता है कुछ दिन में कोई और भेजे जाए। मोदी जी खुद भी गए थे तो उन्हें सामने बिठा करके क्या क्या सुनाया था ट्रंप साहब ने, शायद कोई इस देश का दूसरा प्रधानमंत्री होता। वो तो जी, एलन मस्क के बच्चे खिला रहे थे। कोई दूसरा एलन मस्क के प्रधानमंत्री बच्चे होता खिला रहे भारत थे, का, आप सोचिए। कोई दूसरा प्रधानमंत्री भारत का होता तो दौरा बीच में छोड़ करके वापस लौटने का फैसला कर चुका हूं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर पाए। मोदी जी का बड़प्पन हो सकता है कि ऐसा नहीं कर पाए। शेर के बच्चों के प्रति जितना प्यार वो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि शायद वही उन्होंने वहां भी दिखाया हो। लेकिन हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों के लिए अगली बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई इस दौर में भी एक दुष्चक्र में धकेलने के लिए तैयार कर दिया है, या उस दुष्चक्र से अब तक अनभिज्ञ बने हुए हैं? अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में इसका जवाब मिल जाएगा। बाकी देखते रहिए। अमृत काल है तो अमृत काल का अमृत के साथ साथ विष पीने के लिए भी हम लोगों को ही तैयार रहना होगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सुनीलम जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।